ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो आप पूरा ये फिगर देख रहे हैं इसको बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं? आहार नाल। दोस्तों अभी जब हम पढ़ेंगे तो अभी डाइजेशन का जो डेफिनेशन है वो सिंपल हम लोग जान रहे हैं। द फूड वी टेक इन आवर माउथ। तो जो हम लोग खाना खाते हैं उसके पचाने की प्रक्रिया को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। और ये एलिमेंट्री कैनाल आप देख रहे हैं जिसको आहार नाल बोलते हैं। वो लाइन फिर तो ये आहार नाल हो गया। और आहार नाल और कुछ एंजाइम्स हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, एंजाइम्स। तो ये दोनों जब ये आहार नाल और एंजाइम्स, या आप बोल दीजिए जो ग्लैंड, जो ग्रंथि से ये एंजाइम्स निकलते हैं, तो इसको मिला दीजिए दोनों को, तो ये बन जाता है हमारा पाचन तंत्र। क्या बन जाता है? पाचन तंत्र। अब ये एंजाइम बेसिकली होता क्या है? ये बायो कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट आप जानते हैं, उसको कहते हैं जो किसी भी रिएक्शन को बहुत तेज कर देता है। तो ये और ऐसे मतलब एंजाइम आपसे पूछे एंजाइम होता क्या है, तो ये एंजाइम्स प्रोटीन होता है। अब देखते हैं एक एक करके। हम लोग जैसे ही खाना खाएं तो सबसे पहले खाना कहाँ आता है? हमारे मुंह में आता है। तो मुंह में क्या क्या होता है? तो जो मुंह में आता है, खाली जगह होता है मुंह को, उसको बोलते हैं हम लोग माउथ कैविटी। कैविटी मतलब खाली जगह होता है, तो आप माउथ कैविटी बोल लीजिए, या उसी को बोलते हैं ओरल कैविटी, या फिर उसी को बोलते हैं बक्कल कैविटी। और जो ये अभी हम लोग मुंह खोल पा रहे हैं ये इसलिए कि ताकि खाना अंदर ले पाए, इसलिए बक्कल कैविटी में थोड़ा सा जगह खाली होता है। अब इसमें क्या क्या है? पहले जैसे ही खाना खाएं तो दांत है, उसके बाद जीभ है। तो आपसे पूछेगा कि जीभ का डाइजेशन में कोई रोल है? तो जीभ का डाइजेशन में, जीभ का पाचन क्रिया में कोई रोल नहीं होता है। कहाँ से शुरू होता है? दांत से। हम लोग खाना खाते हैं और आप सुने होंगे सब बोलता है बहुत ज़्यादा चबा के खाओ। तो बहुत ज़्यादा चबाने के लिए इसलिए बोलता है ताकि खाना को हम लोग बहुत तोड़ सके। टूटा रहेगा तभी वो आगे जाने में मदद मिलेगा उसको। उसके बाद यहाँ है सैलिवरी ग्लैंड। हमारे गर्दन के पास यहाँ होता है सैलिवरी ग्लैंड। अब सैलिवरी जो ग्रंथि है इससे तीन चीज़ निकलती है, चार चीज़ सीक्रेट होती है। अब देख लीजिए, सैलिवरी ग्लैंड। सबसे पहले डाइजेशन यहीं शुरू हो जाता है। आपको ये पता है हमको मेनली तोड़ना किसको? जो मैंने न्यूट्रिएंट्स दिखाया था, तो मेनली जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना है, फैट को तोड़ना है और प्रोटीन को तोड़ना है। तो स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट को ही स्टार्च बोलते हैं। तो स्टार्च का जो पाचन क्रिया ये मुंह से ही शुरू हो जाता है। अब इसका पाचन कौन करता है? ये देखिए, सैलिवरी ग्रंथि है, इससे टाइलिन नामक एक एंजाइम निकलती है। टाइलिन, एक म्यूलिन नामक एंजाइम निकलती है, और एक सैलिवरी एमाइलेज। और एक लाइसोजाइम निकलती है, लाइसोजाइम। तो ये जो सैलिवरी ग्लैंड है, इससे सलाइवा प्रोड्यूस होता है। अब सलाइवा क्या होता है? सलाइवा जो लार हम लोग बोलते हैं, लार टपक रहा है, मतलब कोई चीज़ देख के लार टपकने लगता है, उसी को बोलते हैं सलाइवा। तो वो क्या करता है? उसमें 99% वाटर होता है और 1% इलेक्ट्रोलाइट होता है। आप देखेंगे पानी से थोड़ा अलग होता है। तो उसका काम क्या होता है? वो क्या करता है? खाना को अपने में मिक्स कर लेता है, मिक्स करके पूरा एकदम वाटरी बना देता है, मतलब एकदम लिक्विड के फॉर्म में। ऐसा करता है कि एकदम लिक्विडिटी आ जाए ताकि आगे बढ़ने में इसको हेल्प मिल सके। तो सलाइवा और ये जो है एक एडल्ट में, एक नॉर्मल एडल्ट में सलाइवा का फॉर्मेशन जो है, मैं नेक्स्ट वीडियो, सलाइवा का जो फॉर्मेशन है एक एडल्ट पीपल में, ये 1 से 1.5 लीटर होता है पर डे, 1 से 1.5 लीटर। लेकिन ये बच्चों में ज़्यादा होता है। बच्चों में लार का जो प्रोडक्शन है, लार का जो सिक्रेशन है वो ज़्यादा होता है। अब जो दूसरा था ये टाइलिन। ये टाइलिन क्या करता है? तो ये टाइलिन स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देता है। टाइलिन और एमाइलेज ये स्टार्च का पाचन शुरू कर देता है। मतलब स्टार्च का पाचन कहाँ से शुरू हो गया? मुंह से ही शुरू हो गया, मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। और ये म्यूलिन है ना, ये हमारे खाना को चिपचिपा बना देता है। अब चिपचिपा रहेगा तभी तो आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि देखिए, एक ये फूड पाइप है, ये जो देख रहे हैं आप फूड पाइप, इसके थ्रू खाना को लाना है।
तो ये आगे तभी तो जा पाएगा जब एकदम छोटा छोटा रहेगा और चिपचिपा रहेगा, तब आगे बढ़ने में इसको खाना को मदद मिलेगा। तो ये म्यूलिन ये बहुत ज़्यादा खाना को चिपचिपा बना देता है। अब लाइसोजाइम का क्या काम होता है? तो आप याद अगर आपको होगा, आपने सेल में पढ़ा होगा कि लाइसोसोम का क्या काम होता था। तो मतलब जो सेल बेकार हो जाता था उसको ध्वस्त कर देना, उसको मार देना। तो यहाँ लाइसोजाइम का भी यही काम होता है। ये क्या करता है, हमारे मुंह में जो कीटाणु हो जाते हैं, कीटाणु बनते हैं, तो इसको ये मार देता है लाइसोजाइम। तो आपको सैलिवरी ग्लैंड समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग, सैलिवरी ग्लैंड से हो गया, स्टार्च का पाचन शुरू हो गया। तो सबसे पहले किस चीज़ का पाचन शुरू हो जाता है? तो स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है। आप एक बार पहले इस प्रोसेस को समझ लीजिए। अगर ये प्रोसेस आपको, ये प्रक्रिया आपको समझ में आ गया तो आप 10 तक का एनसीईआरटी अगर रीडिंग करेंगे तो आराम से आपको सब चीज़ समझ में आएगा। और डिटेल इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें डाइजेशन को पूरे अच्छे से, मतलब एकदम 12th लेवल का पढ़ाऊंगा, जिससे एक भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये यहाँ क्या लिखा हुआ है? फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? तो आप फेरिंग्स याद रखिए, इसमें ये कॉमन पैसेज होता है एयर के लिए भी, मतलब हवा भी इधर से आता है और खाना भी यहाँ से आता है। इसके बाद दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ये एपिग्लोटिस दिया हुआ है, ये खैर रेस्पिरेशन का पार्ट है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, एक ही रास्ता है जहाँ से खाना को भी आना है, हवा को भी आना है, लेकिन खाना जो हम भोजन प्राप्त करते हैं, ये भोजन कहीं ये विंड पाइप में न चला जाए, ट्रैकिया में न चला जाए, इसलिए ये एपिग्लोटिस होता है। जैसे ही खाना अंदर आता है एपिग्लोटिस बंद हो जाता है, जिसकी वजह से खाना वापस नहीं आ पाता है। अब खाना कहाँ आ चुका है? अब खाना आ चुका है हमारे फूड पाइप में। और ये फूड पाइप में जो आगे की तरफ बढ़ता है धीरे धीरे, तो कैसे बढ़ता है कोई भी चीज़? तो ये कंट्रैक्ट करता है, मतलब सिकुड़ता है, और जैसे जैसे सिकुड़ता है खाना को आगे धकेलता है, भोजन को आगे धकेलता है। तो ये धीरे धीरे नीचे आता है, खाना भोजन जो है हमारा नीचे आता है। अब ये क्या है? तो इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? हमसे एग्जाम में पूछता है, जो खाना नीचे आता है, भोजन फूड पाइप के द्वारा नीचे आता है, इसको एसोफेगस भी बोलते हैं, एसोफेगस भी बोलते हैं। इसके द्वारा जो नीचे आता है, तो उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? तो उस मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। आप एक एक फैक्टर याद रखते चलिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, उसके बाद रीड कीजिएगा बुक को, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब यहाँ से खाना कहाँ आएगा? तो ये देखिए किससे जुड़ा हुआ है, ये है हमारा उदर, जिसको हम लोग अमाशय बोलते हैं, स्टोमक बोलते हैं। ये पेट, ये खाना कहाँ आया? पेट में आया। देखिए ये लीवर यहाँ है, लीवर इधर साइड है। ये लीवर सबसे मानव के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है लीवर, इसका वेट 1.5 kg होता है। तो देखिए ये इससे अमाशय में आया खाना। आप कंफ्यूज थोड़ा भी नहीं होइएगा, आप एक बार अगर फिगर से समझ जाइएगा तो लिखना तो अपने ऊपर होता है, बना बना के आदमी लिख देता है। तो ये खाना आ गया अब अमाशय में। अमाशय में खाना सबसे ज़्यादा देर तक खाना भोजन कहाँ रहता है? तो ये अमाशय में रहता है, लगभग 4 घंटे तक। अब इसमें पाचन कैसे होता है? तो अभी तक अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अभी तक किस चीज़ का पाचन होना शुरू हुआ है, तो बस स्टार्च का। अब इस स्टोमक का इनर लाइनिंग में जो है ना, एक गैस्ट्रिन ग्लैंड पाया जाता है। स्टोमक में क्या पाया जाता है? अभी तक हमने एक सैलिवरी ग्लैंड देखा था जो स्टार्च का पाचन शुरू कर चुका था। अब हम लोग देख रहे हैं ये स्टोमक में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। एक एक फैक्ट को आराम से याद करते चलिए दोस्त, जोड़ते चलिए। जैसे खाना को तोड़ तोड़ के हम लोग लेते हैं और तब डाइजेस्ट होता है अच्छे से, जितना तोड़ेंगे दांत से उतना डाइजेस्ट होगा। वैसे ही सब्जेक्ट को जितना तोड़ तोड़ के, आप टॉपिक को जितना तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, हमारा ब्रेन उतने अच्छे से डाइजेस्ट करेगा। तो अब ये अमाशय हो गया। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, मेरे चैनल पे ये भाषा बाधा आपका कभी नहीं बनेगा। मैं हिंदी भी बोलता हूँ, इंग्लिश भी बोलता हूँ। तो अमाशय में आता है खाना। अब यहाँ से क्या हो जाता है? यहाँ एक गैस्ट्रिन ग्लैंड, इसके इनर लाइनिंग मतलब स्टोमक की इनर लाइनिंग में क्या पाया जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब गैस्ट्रिक ग्रंथि। तो ये 3 चीज़ रिलीज करता है। देखिए क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड इंजाइम है, गैस्ट्रिक जूस इंजाइम है। नहीं, गैस्ट्रिक ग्लैंड एक ग्रंथि है, इससे जो जूस निकलता है वो इंजाइम है। तो इससे क्या निकलता है? 3 चीज़ निकलता है। आपको पता होगा पेट में क्या होता है?
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और क्या होता है यहाँ क्या निकलता है, पेप्सिन। और एक होता है म्यूकस होता है। अब इस तीनों का काम देखिए क्या होता है। ये पेप्सिन है ना, प्रोटीन को तोड़ता है। पेप्सिन किस चीज़ को तोड़ता है, प्रोटीन को। प्रोटीन सबसे जटिल होता है, प्रोटीन को तोड़ना सबसे जटिल होता है। तो प्रोटीन को पेप्सिन यहाँ तोड़ना शुरू करता है। तो प्रोटीन को ये पेप्सिन तोड़ता है पेप्टोन में, याद रखिएगा, पेप्टोन में तोड़ता है। अब ये HCl का क्या काम है, तो ये पेप्सिन काम ही तब करेगा ना, इसका अलग नखरा है। पेप्सिन का ये नखरा है कि ये हम तभी काम करेंगे, हम तभी प्रोटीन को तोड़ेंगे जब हमको मीडियम जो है एसिडिक मिलेगा, मतलब अम्लीय मीडियम मिलेगा, तभी हम अपना काम कर पाएंगे। तो ये HCl जो प्रोड्यूस होता है ये अम्लीय करता है। और एक बात है कि पूरा खाना को HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हम सबको पता है कि HCl जो है बहुत हार्ड एसिड होता है, तो वो भी खाना को तोड़ने में मदद करता है। अब एसिडिटी का प्रॉब्लम सुनते होंगे, ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि सर खाना क्यों नहीं पीछे होता है, खाना वापस क्यों नहीं जाता है, तो मैंने बताया एपिग्लोटिस बंद हो जाता है। तो फिर आपका क्वेश्चन होगा तो फिर वॉमिटिंग क्यों हो जाता है, तब कैसे खाना बाहर चल जाता है। तो और वॉमिटिंग जब होता है, जब हमारे जो पेट है हमारा कोई अनपच चीज़, मतलब जो इसको पचा नहीं सकता है वैसा चीज़ खा लेता है, तो फिर वॉमिटिंग हो जाता है। और तब आप बोलेंगे सर खाया तो हमने बहुत टेस्टी खाना था, वॉमिटिंग जो हो रहा है ये क्यों, मतलब एकदम अजीब टाइप का लगता है, क्यों लगता है, तो उसमें क्योंकि अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल चुका है, तो आपको थोड़ा अम्लीय लगता होगा। सबके ज़िंदगी में होता है ऐसा, वॉमिटिंग हुआ ही होगा, तो वो क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, खाना जो है अम्लीय हो गया रहता है, इसलिए वॉमिटिंग में ऐसा होता है। अब प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू हुआ, आपको याद रहेगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, तो ये अमाशय में शुरू हो जाता है। और कौन करता है, तो पेप्सिन, अमाशय के गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाले पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देते हैं। म्यूकस क्या करता है, अब देखिए HCl बहुत हार्ड एसिड है, ये हमारे पेट को जला सकता है, तो इसलिए म्यूकस है ना, म्यूकस हमें HCl से बचाता है। म्यूकस एक लाइनिंग टाइप का होता है जो पेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है। एक आप रेनिन भी निकलता है, रेनिन, ये दूध को दही बनाने में मदद करता है, दूध को ये दही बना देता है। तो आप अक्सर देखते होंगे कि बच्चे दूध खाते हैं और जब वोमिटिंग करते हैं तो थक्का टाइप का निकलता है, तो वो दूध से ये रेनिन ही बनाए रहता है। दूध को दही कौन बनाता है, रेनिन। कहाँ से निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, अमाशय में। अब इतना फैक्ट क्लियर होगा आपको। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, एक एक करके समझिएगा तो एकदम डाइजेशन कोई हार्ड नहीं है। डाइजेशन आप ऐसे समझिए कि आपको रेस्पिरेशन खुद ही बखुद पढ़ने का मन करे, कि आपको खुद जानने का मन करे, क्यूरियसिटी होना चाहिए आपके अंदर कि एक ही रास्ते से कैसे फेरिंग से अलग हो जाता होगा, जो हवा किसी और पाइप में चला जाता है और खाना किसी और पाइप में। अब देखते हैं हम लोग कहाँ गया हमारा भोजन अभी तक, ये स्टोमक में, यहाँ रहता है 4 घंटे। तो आप अमूमन देखते होंगे कि अगर आपका खाना खाया हुआ 4 घंटे हो गया और आपके सामने कोई अगर टेस्टी चीज़ आया जो आपको पसंद है, तो आप ना नहीं बोलते हैं, क्योंकि आपको भूख लग गया रहता है। क्योंकि आपका पेट जो है खाना कहाँ भेज दिया रहता है, छोटी आंत में। लेकिन लगभग 6 घंटे के बाद खाना खाना चाहिए। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और एक फैक्ट रिलेट कीजिए। हम लोग जब खाना खाते हैं तो बोलते हैं कि खाना खाते ही पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए, अब इसका साइंटिफिक रीजन समझिए। कोई बोलता है गीता में लिखा हुआ है, कोई बोलता है कुरान में लिखा गया है। गीता भी बहुत अच्छा है, कुरान भी बहुत अच्छा है, लेकिन पढ़ने में मज़ा तभी आता है जब आप पहले साइंस पढ़े हो, तब और आप रिलेट कर पाएंगे। अब ये क्या करता है, तो हम लोग खाना खाने के साथ ही पानी पीने से मना क्यों किया जाता है, क्योंकि दोस्तों देखिए ये जो एंजाइम है ये एक प्रोटीन है, तो एंजाइम बहुत कम मात्रा में निकलता है। अब पानी जैसे ही हम लोग खाना खाते ही पिएंगे ना, तो ये पानी में एंजाइम घुल जाएगा और ये अपना सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि खाना खाने के आधा 1 घंटा तक पानी नहीं पीना चाहिए, ताकि एंजाइम अपना पूरा अच्छे से काम कर सके।
अब आप समझ गए इतना चीज़। अब देखिए अब भोजन हमारा कहाँ आ चुका है, तो अब आ चुका है ये छोटी आंत में। अब छोटी आंत क्या है, ये नाम है इसका छोटी आंत, लेकिन ये बहुत बड़ा होता है, मतलब 7.5 मीटर का होता है। और बड़ी आंत 1.5 मीटर का, याद रखिएगा ये 1.5 मीटर का होता है। और जो छोटी आंत है ये 7.5। तो आपको याद रखना, आपको लग रहा होगा ये 1.5, इसका जस्ट 5 गुना, 15 गुने 5 75, तो इसका जस्ट 5 गुना होता है छोटी आंत। अब भोजन आ गया छोटी आंत में। अब यहाँ क्या होता है, अब सारे चीज़ का यहाँ फाइनल डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन यही होता है, मतलब पूरा कंप्लीट चीज़ का यही डाइजेशन होता है। तो आप यहाँ एक देख रहे हैं पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज जिसको हम लोग अग्नाशय बोलते हैं। जिसको हम लोग अग्नाशय बोलते हैं, अग्नाशय ग्रंथि। तो ये क्या करता है, ये कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, आप याद रखिए कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, मतलब हम लोग को क्या मेनली पचाना था, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसे लिख लीजिए कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस 3 वर्ड का, LAT, यहाँ से लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये 3 एंजाइम यहाँ से निकलते हैं पैनक्रियाज से। अब इसका देखिए, इसका एक अलग नाटक है। ये पैनक्रियाज बोलता है कि ये हम तभी काम करेंगे जब ये क्षारीय मीडियम होगा, मतलब बेसिक मीडियम होगा, तभी हम काम करेंगे। कब काम करता है, जब उसको अल्कालाइन मीडियम मिलता है। कौन सा मीडियम, अल्कालाइन, मतलब क्षारीय मीडियम मिलता है। अब इसको क्षारीय कौन बनाएगा, तो क्षारीय, अब देखिए ये लीवर है, लीवर का हमारे शरीर में हर चीज़ में काम है, रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, किसी चीज़ में लीवर का काम है। तो ये क्या करता है, लीवर और एक गाल ब्लैडर आप देख रहे हैं, जिसको हम लोग पित्ताशय बोलते हैं। लीवर को हिंदी में यकृत बोलते हैं। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है ये नहीं सोचे कि सिर्फ इंग्लिश में बताया जा रहा है। गॉल ब्लैडर को पित्ताशय बोलते हैं। पित्ताशय क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पित्त रखता है। लीवर से, यकृत से हमारे पित्त रिलीज होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बाइल बोलते हैं। तो ये बाइल क्या करता है, ये इसको अल्कलाइन मीडियम कर देता है। कौन सा मीडियम कर देता है, इसको क्षारीय मीडियम कर देता है, ताकि पैनक्रियाज से जो निकले हैं ये एंजाइम्स ये काम कर सके। और साथ ही एक चीज़ और करता है, ये फैट के जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं, मतलब आप जब मतलब कपड़ा साफ करते होंगे, आप देखते होंगे साबुन का बड़ा बड़ा बबल्स बन जाता है, सर्फ का बड़ा बड़ा बबल बन जाता है। तो फैट के भी कुछ ऐसे ही बबल्स यहाँ रहते हैं लार्ज। तो उसको छोटा करने का काम कौन कर देता है, बाइल कर देता है, जिसको हम लोग इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का काम कौन करता है, आपको दोस्तों एग्ज़ाम में आंसर करना है, तो आप ये धीरे धीरे मतलब एक एक चीज़ समझते भी चलिए और याद भी करते चलिए। तो कौन करता है, बाइल करता है। ये बाइल स्टोर कहाँ रहता है, तो ये जब यकृत बाइल है ना, ये तब नहीं छोड़ता है जब हम लोग का भोजन आता है। ये गाल ब्लैडर में ये यकृत धीरे धीरे बाइल हमेशा छोड़ते रहता है, और गाल ब्लैडर इसको स्टोर करता है। तो आप बहुत का सुनेंगे कि गाल ब्लैडर काट के हटा दिया गया, ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो ये हटने से क्या दिक्कत होगा, आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा, गाल ब्लैडर स्टोर रहता है तो बाइल बहुत ज़्यादा डायरेक्टली आने लगते हैं, तो इससे पाचन क्रिया में दिक्कत आने लगती है। जब गाल ब्लैडर काट दिया जाता है किसी का, तो उसके किस चीज़ में प्रॉब्लम होगा, तो पाचन क्रिया में प्रॉब्लम होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होने लगता है। अब ये देखिए, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कौन किया, बाइल स्टोर कहाँ रहता है, तो ये गाल ब्लैडर में। और इसको सीक्रेट कौन करता है, मतलब छोड़ता कौन है, इसको निकालता कौन है, तो लीवर यानी कि यकृत इसको रिलीज करता है। तो इतना आप समझ गए। तो आपसे पूछेगा बाइल का क्या काम है, तो बाइल का 2 काम है, एक मीडियम को अल्कालाइन बनाना, क्षारीय मीडियम को बनाना, और दूसरा जो हमारे भोजन में फैट है उसको इमल्सीफाई करना। इमल्सीफाई मतलब जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स की तरह गोल थे, बड़े बड़े गोल बैलून टाइप होते हैं, उसको छोटा कर देना, छोटे छोटे, ताकि
जो इंजाइम्स है वो अपना काम सही से करता है। अब देखिए मैंने बताया लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। अब इसको मैं डिटेल में समझा देता हूँ। आप कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस लिख लीजिए। कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस इसलिए क्योंकि 3 चीज़ को तोड़ना है। किसको किसको तोड़ना है? हम किसको किसको तोड़ना है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, यही 3 को तोड़ना है ना। मैंने पहले ही न्यूट्रिशन में बताया कि यही बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनको तोड़ने में बहुत दिक्कत होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। अब यहाँ देख रहे हैं 3 इंजाइम, इसीलिए कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। अब लाइपेज किसको तोड़ेगा? तो ये फैट को तोड़ेगा। लाइपेज ये फैट का पाचन करता है। लाइपेज किसका पाचन करता है? फैट का। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का। एमाइलेज आप पहले भी देख चुके हैं, सलाइवा में भी निकला था एमाइलेज, वो भी स्टार्च को पचाने का काम किया था, जो कि कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च एक ही चीज़ होता है। तो एमाइलेज किसका काम करेगा? कार्बोहाइड्रेट का। और ये प्रोटीन को कौन तोड़ेगा? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। तो ये क्वेश्चन मतलब 50 बार से ज़्यादा, 50-100 बार आ चुका होगा सिर्फ बीपीएससी में कि कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस किसको बोलते हैं। तो ये पैनक्रियाज को, आप 67 बीपीएससी का क्वेश्चन देखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए कि कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस किस ग्लैंड को बोलते हैं। तो ये पैनक्रियाज को बोलते हैं। होता क्या क्या, कौन कौन इंजाइम होते हैं उसमें? तो एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लाइपेज फैट का पाचन करता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। लेकिन प्रोटीन का पाचन इससे पहले क्या हुआ था? आपको याद होगा, प्रोटीन का पाचन पेट में क्या हुआ था? पेप्सिन, अमाशय में पेप्सिन ने इसको पेप्टोन में प्रोटीन को तोड़ दिया था। और यहाँ ट्रिप्सिन, यहाँ ट्रिप्सिन पेप्टाइड में तोड़ता है। तो प्रोटीन का 2 बार पाचन देख लिए। अब खाना जो है यहाँ 2 घंटा लगभग, छोटी आंत में भोजन जो है 2 घंटे रहती है। ठीक है। अब देखिए भोजन में बहुत सारे चीज़ें, जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, बहुत सारे सब्सटेंस है जो हम लोग भोजन में लेते हैं। तो अब इसको कौन करता है? तो स्मॉल, ये जो छोटी आंत है इसके अंदर पाया जाता है एक सक्कस इंट्रिकस ग्लैंड। याद रहेगा, सक्कस इंट्रिकस ग्लैंड। तो देखिए कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस पैनक्रियाज होता है, आमाशय होता है। लेकिन पूर्ण पाचन इंजाइम जिसको बोलते हैं वो कौन होता है? पैनक्रियाज होता है, आमाशय होता है। लेकिन छोटी आंत में खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। मतलब कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। क्यों होता है? अब देखिए इसमें पाया जाता है छोटी आंत में सकस इंट्रिकस नामक ग्लैंड, जो बहुत सारे इंजाइम रिलीज करता है, जैसे सुक्रेज, माल्टेज। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, सुक्रेज सुक्रोज को पचाएगा, माल्टेज माल्टोज को पचाएगा। एक जो अब डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप जान लो इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम। तो इलियम में पाया जाता है इरेप्सिन सेक्रेट करता है, एरेप्सिन, जो कि यहाँ फिर किसको तोड़ता है? ये प्रोटीन को लास्ट में एमिनो एसिड में तोड़ देता है। किस में? प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है? एमिनो एसिड में। यहाँ कंप्लीट पाचन हो जाता है। फैट किस चीज़ में टूट जाता है? फैट टूट जाता है आपको फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में। फैटी एसिड और ग्लाइसरोल। और कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा, ये ग्लूकोज बन जाता है, ग्लूकोज। तो आपको याद रहेगा, आपको पाचन समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन आता है कभी कभी कि हर्बीवोर्स में बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है या कार्निवोर्स में। तो हर्बीवोर्स हम किसे बोलते हैं? जो घास खाते हैं जानवर, जैसे गाय। और कार्निवोर्स उसको बोलते हैं जो मीट खाता है। तो आप एक बात बताइए, मीट को पचाना ज़्यादा इजी है या सेलुलोज को? ये गाय जो है सेलुलोज खाती है, तो मीट इज ईजर टू डाइजेस्ट। मीट को पचाना बहुत इजी होता है। आप वो घर वाला कंसेप्ट छोड़ दीजिए जो हम लोग बचपन से सुनते आए थे कि मीट पचाने में दिक्कत होगा। यहाँ सेलुलोज का बात हो रहा है। आपको पता है सेलुलोज ग्लूकोज से 600 गुना ज़्यादा एनर्जी देता है, 600 गुना। तो
गाय जो है हमारे, ये सब जो है जितने हर्बीवोर्स हैं ये सेलुलोज खाती है। सेलुलोज को पचाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसके लिए जो गाय हैं ये हर्बीवोर्स हैं, इनमें लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, याद रहेगा। हर्बीवोर्स में ये फैक्ट मैं बता दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है। लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन किसके तुलना में? कार्निवोर्स के तुलना में, कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स में शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा, मतलब छोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि इनको मीट पचाना होता है, ये मीट खाते हैं तो मीट को पचाना इजी होता है। अब देखिए, अब ये सब इतना जो प्रोसेस हो रहा है ये हो ही क्यों रहा है? आपको पता है कि हमारे शरीर को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और शरीर किस चीज़ का बना हुआ है? सेल का। जो लाखों सेल है हमारे में, मिलियंस ऑफ सेल है हमारे बॉडी में, बिलियंस ऑफ सेल है। तो बिलियंस ऑफ सेल को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ताकि हम अपने सारे, एनर्जी रहेगा तब तो हम अपने डेली एक्टिविटीज़ को कर पाएंगे। और आप अगर कुछ नहीं भी कर रहे हैं, स्टैचू मोड में खड़े हैं, एकदम स्थिरता से खड़े हैं या फिर सोए हुए हैं, तब पर भी आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी की जो ज़रूरत होती है इसे कौन पूरा करता है? तो ये, अब ये कहाँ आ गया? छोटी आंत में आ गया। अब छोटी आंत से क्या होगा बताइए? छोटी आंत से ये कहाँ जाएगा? तो छोटी आंत से ये जाएगा बड़ी आंत में। ये देख रहे हैं बड़ी आंत है, ये है बड़ी आंत, तो ये बड़ी आंत में जाएगा। छोटी आंत से कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। छोटी आंत बड़ी आंत से जिस चीज़ से जुड़ा होता है उसको सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकम। और ये बड़ी आंत के पास ये जो देख रहे हैं इसी को अपेंडिस बोलते हैं। अब तो अपेंडिस नहीं है, पहले आप सुनते होंगे अपेंडिस का ऑपरेशन हुआ, अपेंडिस का। बड़ी आंत से इवोल्यूशन के साथ धीरे धीरे अपेंडिस काम करना छोड़ रहा है। तो हमारे शरीर में जो अपेंडिस है ये किसी काम का नहीं है, मतलब बिना काम का। अगर कोई पूछे बिना काम का कौन है ऑर्गन, तो ये है अपेंडिस। ये किससे जुड़ा होता है? ये बड़ी आंत से जुड़ा होता है। और छोटी आंत बड़ी आंत से किस माध्यम से जुड़ी होती है? तो ये सीकम के माध्यम से, सीकम के माध्यम से जुड़ी होती है। अब ये खाना कहाँ गया? हाँ, तो पहले देखिए स्मॉल, तो हमको कहाँ? सेल में भेजना है। अच्छा, आप इतना प्रोसेस देखें, अभी तक कहीं ब्लड देखें, रक्त देखें? कहीं रक्त नहीं है, क्योंकि रक्त, इंजाइम जैसे ही रक्त को देखेगा इंजाइम नष्ट हो जाता है, इंजाइम अपना काम करना बंद कर देता है, इंजाइम मतलब फेल ही हो जाता है। तो इंजाइम में कभी भी रक्त नहीं मिला होता है, तो इस पूरे प्रोसेस में कहीं रक्त नहीं था। लेकिन आपको पता है कि जो कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब सेल के पास जो सारा ले जाने का काम है किसी भी चीज़ को, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे फूड हो, तो ये कौन करता है? रक्त ही करता है। तो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे फिंगर लाइक, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है इलियम, इसमें फिंगर टाइप छोटे 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 ऐसे ऐसे वीली, एक वीली होता है, वीली, तो वीली बना होता है। और ये डायरेक्ट ब्लड वेजल्स, जो आर्टरी और वेन्स होते हैं, डायरेक्ट ब्लड वेसल से ये जुड़ा होता है। तो अब खाना जैसे ही इसमें डाइजेस्ट हुआ, पूरा डाइजेशन हो गया पूरा अच्छे से, तो डाइजेशन जैसे ही होता है तो ये कहाँ चला जाता है? ये विली इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लड वेजल हर सेल के पास पहुंचा देती है, हर सेल के पास फूड को पहुंचा देती है, जिसके के कारण सेल अपना सेलुलर एनर्जी प्राप्त करके डेली एक्टिविटीज़ को करने में मदद करता है। अब जो फूड बच गया अनएब्जॉर्ब्ड, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो क्या होता है? ये बड़ी आंत में आ जाता है। और बड़ी आंत में आने के बाद बड़ी आंत पहले पूरा अवशोषण करती है, मतलब पूरा पानी उससे निकाल लेती है, पानी को सोख लेती है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अपच भोजन है, उसमें से पूरा पानी सोख लेता है। और सोखने के बाद कहाँ भेज देता है? ये रेक्टम में, ये रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है, रेक्टम में। और फिर ये एनल एस्फिंक्टर, आप याद रखिएगा, एनल एस्फिंक्टर मतलब गूदा के द्वारा ये एक्सक्रेट हो जाता है, मतलब बाहर चला जाता है। तो आपको पूरा पाचन समझ में आया। और यहाँ जब भी आए डाइजेशन का कोई क्वेश्चन है कि किस मसल के द्वारा जाता है, तो यहाँ भी एस्फिंक्टर मसल, यहाँ पेट में एस्फिंक्टर मसल, यहाँ एनल एस्फिंक्टर, ठीक है।
अब देखिए, अब एक दो चीज़ जो क्वेश्चन नॉर्मल सा पूछ लेता है एग्ज़ाम में। जब भोजन आता है शरीर में तो किससे मिलता है? HCl से। तो उसको HCl पूरा तोड़ता मरोड़ता है। तो जब HCl से मिल जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं काइम। भोजन को क्या बोलते हैं? जब HCl से मिल जाता है तो काइम बोलते हैं। तो हम लोग जब उल्टी करते हैं तो क्या करते हैं? काइम करते हैं। वोमिटिंग के टाइम काइम करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। भोजन प्लस HCl क्या बन जाता है? काइम। और जब स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है तो उसको काइल बोलते हैं। कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में जब भोजन रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? काइल बोलते हैं। तो काइम और काइल याद रहेगा। मैंने इसीलिए लास्ट में बताया कि दोनों वर्ड आपको याद रहे। तो आपको अब बताना है कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कौन रिलीज करता है? तो अमाशय रिलीज करता है। स्टार्च का पाचन कहाँ शुरू हो जाता है? तो ये मुख गुहा बक्कल कैविटी में ही हो जाता है शुरू। सैलिवरी एमाइलेज शुरू कर देता है, टाइलिन एंजाइम शुरू कर देता है स्टार्च का। यहाँ पेट को क्षारीय एसिडिक मीडियम में कौन लाता है? तो HCl लाता है। HCl रिलीज कौन करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करता है। सारा चीज़ आपको मैंने बता दिया है। अब आपको डाइजेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर अच्छे से आप इस वीडियो को देख ले तो आपको डाइजेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब ये मैंने जो बताया ये क्लास 10 तक है। हमारे गवर्नमेंट जॉब का जो एग्ज़ाम होता है, अगर आप ध्यान से देखे होंगे, BPSC हो, SI हो, UP PCS हो, तो अमूमन क्वेश्चन जो साइंस का है वो जनरल साइंस का 6 to 10 ही आता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन है जो बाहर से आते हैं। तो जैसे आपको कुछ नहीं, आप कंसेप्ट समझ चुके हैं, पेट में आता है तो कुछ नहीं होता है। आपको मैं अभी थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। ये पेट में 3 चीज़ होता है। पेट में 3 भाग होता है। क्या होता है? कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। ठीक है, उसके ये मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल से बता दूंगा। ये क्लास अभी आप पूरे अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अब कार्डियक है, फंडिक है, ये है, पाइलोरिक है। फिर आप अगर नीचे आओगे, स्मॉल इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट होता है। ड्यूगनम होता है, जेजनम होता है, इलियम होता है। तो ये सब डिटेल में हम लोग मतलब नेक्स्ट क्लास में जो डाइजेशन का पूरे अच्छे से क्लास होगा। ये अभी मैंने बस प्रोसेस बताया ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर होता क्या है। मतलब हम लोग बहुत होता है ना, बहुत क्वेश्चन पता ही नहीं होता कि हम लोग करते क्या हैं। अब मैं आपसे एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैंने आपको अपना घर का एड्रेस बता दिया, मतलब बता दिया कि मैं बिहार का हूँ, इस शहर का हूँ, आप मेरे से मिल लेना, आके मिल लेना, और इसके बाद मैंने आपको बताया नहीं आना कहाँ है, आप कितना भी रास्ता चलते रह जाओगे, आप मेरे पास पहुँच पाओगे? कभी नहीं पहुँच पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको मंजिल नहीं पता है। तो सबसे पहले कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले ही मैंने न्यूट्रिशन इसलिए बताया कि आप जानिए कि हमको डाइजेशन सिस्टम में डाइजेस्ट करना क्या है। पहले ये पता तो होना चाहिए कि डाइजेस्ट करना क्या है हमको। तो हम लोग को डाइजेस्ट क्या करना है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ना है, फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में तोड़ना है, और प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ना है। अब पूरे प्रोसेस के द्वारा ऐसा यहाँ तक पहुँचा देना है ताकि जो है प्रोटीन एमिनो एसिड में चेंज हो जाए, मतलब लास्ट तक पहुँचा देना है। अब एक फैक्ट और आप यहाँ से देख लीजिए, ये डाइजेशन का पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी समझ लीजिए। ये ग्लूकोज आया, तो ग्लूकोज जो है ना, आप बहुत देखे होंगे जब आदमी फास्ट करता है 3-3, 4-4 दिन तक, मतलब कोई कोई ऐसा पर्व होता है जिसमें 9-9 दिन तक फास्ट करना पड़ता है। तो आपको ये आप सोचते होंगे कि कैसे वो फास्ट कर लेता है, उसको कहाँ से एनर्जी आता है? जब वो खाना नहीं खा रहा है तो एनर्जी कहाँ से मिल रहा है? तो ये जो हम लोग ग्लूकोज लेते हैं ना, ग्लूकोज, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है ना, ये ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में स्टोर हो जाता है। लीवर इसको एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेता है। अब ये ग्लाइकोजन क्या करता है? ग्लाइकोजन जब बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है तो ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटता है, धीरे धीरे टूटता है और एनर्जी देते रहता है, एनर्जी देते रहता है। तो इसलिए जो फास्ट करते हैं, या फिर आप बहुत बार सुनते होंगे कि महात्मा गांधी ने बहुत फास्ट किया तो कैसे रह जाते थे, तो यही ग्लाइकोजन उनको जिंदा रखता था। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो
और इस पे मैंने 10 क्वेश्चंस भी रखे हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो ज़रूर उसको देखिएगा। उसके बाद डाइजेशन से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जय हिंद दोस्तों।